चलिए हम देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 9 के 6 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है जनसंख्या। देखते हैं कि आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं। संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा एवं सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है और मानव संसाधन का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं भी एक गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब तक चट्टानों का टुकड़ा होता है जब तक मानव ने उसे प्राप्त करके और तकनीकी का आविष्कार करके उसे अपने संसाधन तक नहीं बनाया। तब तक कोयला चट्टानों का टुकड़ा ही था और प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित नहीं करते तब तक वे आपदा नहीं बनते हैं। और इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारी तत्व है और यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उससे के अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूप को समझते हैं तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधन का उत्पादन का उपयोग मानव करता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ और कैसे रहते हैं और उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनगणना से भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारियां हमें प्रदान करती है। और देखते हैं जनसंख्या का आकार एवं वितरण के बारे में। इसमें पहले देखेंगे भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण देखें तो मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 थी। 12,106 लाख जनसंख्या थी कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। और यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित करते हुए थे। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां की कुल आबादी 1990 लाख है। और उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में। और दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग ही निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये हैं पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद आंध्र प्रदेश है। और दूसरी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का 5.5% है। और उसके बाद घनत्व के आधार पर भारत के जनसंख्या का वितरण देखें तो जनसंख्या घनत्व असामान्य वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करती है। अगर इस प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोग की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था और जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। और उसके बाद वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। और चित्र जैसे 6.3 में राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असामान्य वितरण को भी यहाँ दर्शाया गया है। इसमें उसके बाद 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में कमी जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। और पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम है और क्यों है? असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है और पहाड़ी कटे छठे एवं पथरीले भूभाग मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदानी भागों एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी भी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान के प्रति जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताइए कि कौन कौन से हैं।
उसके बाद क्या आप जानते हैं कि केवल बांग्लादेश तथा पंजाब का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। और बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए कि कितना है अभी के वर्तमान में। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया देखें। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की जनसंख्या वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं से होती है, जैसे जन्म, मृत्यु तथा प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। जनसंख्या वृद्धि देखिए, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। और इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा है प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। और पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या के हिसाब से, तो उसके बाद की जनसंख्या जैसे 2011 में हुआ से घटा कर इसे प्राप्त किया जाता है। और इसे निरक्षेप वृद्धि कहा जाता है कि कितनी जनसंख्या की वृद्धि हुई है। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है। और जैसे प्रति वर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में 3,610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,001 लाख हो गई थी। और जैसे यहाँ सारणी दिया गया है 6.1 में, और दर्शाते हैं कि इसमें सारणी में दर्शाया गया है कि 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही है। और ये जनसंख्या में वृद्धि तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, जो 1951 में 3,610 लाख से 1981 में 6,830 लाख हो गई थी। और चित्र और किंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी और इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। और फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1820 लाख की वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई थी। और इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तो इससे सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। और जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर में वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल जनसंख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। और वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश बन सकता है। और जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में देखें। जनसंख्या में होने वाली परिवर्तन की 3 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं: जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उससे जन्म दर कहते हैं। अब जब वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। और एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया और एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 में धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक देश यानी देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं, जैसे देश के बीच में हो सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो सकते हैं। और आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसी के घटक को परिवर्तन करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होता
होता है ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है और 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 से बढ़कर 31.80% हो गई। और एक दशक यानी 2001 से 2010 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई। और किशोर जनसंख्या के बारे में देखिए, किशोर की जनसंख्या कितनी है। तो भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य इससे कि किशोर जनसंख्या का आकार है। भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। ये भविष्य में के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों तथा वयस्कों से संबंधित होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधी हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं और बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए और शिक्षा के प्रसार तथा इनमें सुधार के प्रति उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में देखिए, परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम में जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 से 30 से कम करने और व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों के बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का परिवार नियोजन की एक जन केंद्रीय कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। जैसे शब्दावली है, अवदाब क्या है? अवदाब ऋतु विज्ञान या जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय अपेक्षाकृत निम्न दाब वाले क्षेत्र से होता है। फिर अवसादी सेल क्या होती है? अवसादों से बनी हुई सेल जिनमें प्रायः परतदार संरचनाएं होती हैं। अग्नेय सेल क्या है? तो ये वे सेल है जो मैग्मा या लावा के पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी के भीतर जम जाने से बनती है। और उसके बाद आधार जनसंख्या क्या है? तो दिए गए निश्चित समय में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या ही आधार जनसंख्या है। आश्रित अनुपात क्या है? तो आश्रित अनुपात यानी 15 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक एवं आर्थिक रूप से सक्रिय आयु जैसे 15 से 59 वर्ष के लोगों के बीच का अनुपात होता है आश्रित अनुपात। उसके बाद आंतरिक अपवाह क्या है? एक ऐसा अपवाह तंत्र जिसमें नदियों का जल महासागरों में नहीं पहुंचना वरन आंतरिक समुद्रों या झीलों में गिरना, वही आंतरिक प्रवाह होता है। और उच्चावच क्या है? तो धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूप में रेखा में पाए जाने वाली ऊंचाइयों में अंतर को उच्चवाच कहते हैं। और उपमहाद्वीप क्या है? एक बहुत बड़ा भूखंड जो महाद्वीपों के शेष भाग से एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्टता अलग होता है। किशोर अवस्था क्या है? किशोर अवस्था वह आयु होता है जब कोई व्यक्ति बाल्यावस्था से अधिक आयु का होता है किंतु उसकी आयु प्रौढ़ में से कम होती है और ऐसे व्यक्ति प्रायः 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में होते हैं। जनसंख्या का घनत्व का क्या तात्पर्य है? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में जैसे 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या का घनत्व होता है। उसके बाद जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है? तो जनसंख्या की वृद्धि दर जनसंख्या बढ़ने की गति बताता है। वृद्धि दर में बढ़ी हुई जनसंख्या की आधार वर्ष की जनसंख्या में तुलना की जाती है। इससे वार्षिक या दशकीय गति से ज्ञात किया जाता है। जन्म दर क्या है? तो प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं का जन्म दर है।
प्रोढ़ मैदान क्या है, जलोढ़ मैदान क्या है? जलोढ़ मैदान क्या है? तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई महीन गाद या सीला कड़ों वाली कौप अथवा जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बना समतल भूभाग ही जलोढ़ मैदान है। उसके बाद जीवन प्रत्याशा क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु ही जीवन प्रत्याशा है। जीवोम क्या है? तो एक सी जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले पादप समूह हैं। झील क्या है? तो एक जल राशि जो पृथ्वी की सतह के गर्त या गड्ढे में हो और चारों ओर से पूर्णतया स्थल से घिरा हुआ है, वही झील होता है। नवीन या युवा पर्वत किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की भूपटल में नवीनतम दौर में बने मुर्दार या वलित पर्वत जैसे हिमालय है, अल्पस है, एंडीज है तथा रॉकी पर्वत है। और निमज्जन क्या है? तो जलवायु विज्ञान में यह हवा की नीचे जाने वाली गति ही है और भूगर्भ विज्ञान में इसका अभिप्राय धरातल की सतह के नीचे धंसने की प्रक्रिया से है, निमज्जन के। उसके बाद नेशनल पार्क क्या है? एक आरक्षित क्षेत्र है जहां प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, जंतुओं तथा प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता है। पठार क्या है? तो विस्तृत ऊपर उठा हुआ एक भूभाग जिसके ऊपर का भाग अपेक्षाकृत समतल हो और किनारे तेज ढाल वाले हो। उसके बाद पर्यावरण क्या है? पर्यावरण से क्या तात्पर्य? तो वह परिवेश अथवा परिस्थिति या जिसमें एक व्यक्ति अथवा वस्तु रहती है और अपना विशेष आचरण स्वभाव विकसित करती है। इसके अतिरिक्त भौतिक तथा सांस्कृतिक दोनों तत्व आते हैं। उसके बाद पर्वत क्या है? तो पर्वत के धरातल का ऊपर की ओर उठा हुआ एक भाग जो काफी ऊंचा होता है और साधारणतया तीव्र ढालों वाला होता है, वही पर्वत होता है। उसके पृथ्वी के धरातल पर ऊपर की ओर उठा हुआ एक भाग जो काफी ऊंचा होता है और साधारणतया तीव्र ढाल वाला होता है, वही पर्वत होता है। पशु पक्षी क्या है? तो किसी दिए हुए क्षेत्र की जैव संपदा ही होते हैं पशु पक्षी। प्रवासन क्या है? तो लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवासन कहलाता है। आंतरिक प्रवासन का अर्थ होता है लोगों का एक ही देश में आना जाना तथा बाह्य प्रवासन का अर्थ होता है लोगों का एक देश से दूसरे देश में आना जाना। जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं या आते हैं तो इसे अप्रवासन कहते हैं। जब आते हैं तो उन्हें अप्रवासन कहते हैं और जब वे एक देश को छोड़कर छोड़ते हैं तब इसे उत्प्रवासन कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? एक तंत्र जो भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों से मिलकर बना है, वही पारिस्थितिकी तंत्र है। भ्रंश क्या होती है? आंतरिक हलचलों के कारण भूपृष्ठ पर पड़ी दरारें जिनके सहारे चट्टानें खिसकती जाती है, वही भ्रंश है। भारतीय भूभाग क्या है? तो भारत का वह भाग जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, वही भारत का भूभाग है। और भारतीय मानक समय क्या है? भारत की मानक माध्यम रेखा यानी 82 डिग्री 30 से पूर्व देशांतर का स्थानीय समय सारे भारत का प्रमाणित समय माना जाता है, वही भारतीय मानक समय है। भूगर्भिक क्या है? तो पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली शक्ति जो धरातल की भू आकृतियों में विस्तृत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है, वही भूगर्भिक होती है। भूगर्भिक प्लेट क्या है? तो परपटी प्लेटों की गति की वैज्ञानिक संकल्पना ही भूगर्भिक प्लेट है। भूसन्नति क्या है? तो भूपरपटी में बृहद गर्द अथवा द्रोणी या सैकड़ों किलोमीटर तक फैली एक गहरी खाई जिसके तल दोनों किनारों के भूसन्नतियों से अपराधित मलबे के निक्षेप के कारण धीरे धीरे धंसता जाता है और फलस्वरूप अवसाद शैलों की मोटी परतों का निर्माण होता है, वही भूसन्नति है। मृत्यु दर क्या है? तो प्रति 1000 जनसंख्या पर वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या की मृत्यु दर कहलाता है। मानसून क्या है? तो एक बड़े क्षेत्र में पवनों का बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना जिससे ऋतु या मौसम में अंतर उत्पन्न हो जाए, वही मानसून है। और उसके बाद है मानसून के बाद मिलियन प्लस सिटी क्या है? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर मिलियन प्लस सिटी है। मैदान क्या है? तो समतल अथवा बहुत कम ढाल वाले भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र ही मैदान है। रूपांतरित या कायांतरित शैल क्या है? तो पूर्व निर्मित आग्नेय अथवा अवसादी शैलों पर अधिक दबाव या ताप के कारण भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनी नई शैलें ही रूपांतरित या कायांतरित शैल होती है। लिंगानुपात क्या है? तो भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर
महिलाओं की संख्याओं की लिंगानुपात ही होता है। और लैगून क्या है? तो खारे पानी की झील है जो समुद्र से बालू अवरोध तथा समुद्री जीवों के कारण बनती है, वही लैगून है। वनस्पति क्या है? किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पेड़ पौधों का आवरण ही वनस्पति है। वलय क्या है? पृथ्वी की पपड़ी पर दबाव पड़ने से किसी क्षेत्र की शैल परतों में पड़ने वाले मोड़ या वलन ही वलय है। और स्थल मंडलीय प्लेट क्या है? दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरने वाले महाद्वीपीय भूपृष्ठ या महासागरीय धरातल के बड़े बड़े भाग हैं। स्थल मंडलीय प्लेट है। स्थानीय समय क्या है? तो किसी स्थान का वह समय जब सूर्य ठीक समय से चमकता है, वही स्थानीय समय है। हिमानी क्या है? तो बर्फ या हिम का ढेर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने मूल स्थान से एक निश्चित मार्ग के सहारे धीरे धीरे गतिशील होता है, वही हिमानी होता है।